Indira has a fund of rupees 3 lakhs which she want to invest in share market with rebalancing target after every 10 days to start with for a period of 1 month from now। तो इंदिरा है, उसके पास 3 लाख रुपए हैं, ठीक है। वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहती है और हर 10 दिन बाद क्या करेगी, अपना जो पोर्टफोलियो है उसको रिबैलेंस करेगी एक महीने के लिए। और जब वो 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाह रही है मार्केट में, उस समय जो निफ्टी है वो कितना है, उसका पॉइंट है 5326। तो निफ्टी का पॉइंट ये है, ठीक है। द मिनिमम निफ्टी विद इन अ मंथ कैन एट मोस्ट बी 4793.4। और ज़्यादा से ज़्यादा वो कितना गिर सकता है, 4793.4 तक गिर सकता है, इसके आगे नीचे नहीं गिरेगा, ठीक है। शी वॉन्ट्स टू नो एज टू हाउ she rebalance her portfolio under the following situations according to the theory of constant proportion portfolio insurance policy, यानी CPPI using 2 एज अ मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर क्या यूज़ करेगी इस मेथड में, 2। इमिडिएटली टू स्टार्ट विथ 10 डे। तो मतलब वो कैसे कैसे उसका पोर्टफोलियो दिखेगा, जब वो स्टार्ट करेगी तब, और उसके 10 दिन बाद जब जो निफ्टी है 5122.96 पॉइंट पे गिर जाएगा, और उसके 10 दिन बाद जब निफ्टी 5539.04 को टच करेगा। For the sake of simplicity, assume that the value of her equity component will change in tandem with that of Nifty and the risk-free securities in which she is going to invest will have no beta। वैसे भी रिस्क फ्री सिक्योरिटीज़ का कोई बीटा थोड़ी होता है, वो तो जीरो ही होता है ना बीटा। मार्केट का बीटा 1 होता है, रिस्क फ्री का कितना होता है, 0। कह रहा है कि आपको सिंप्लिसिटी के लिए बता रखा है कि जो इक्विटी कंपोनेंट है वो किस हिसाब से चेंज होगा, जैसे निफ्टी में चेंज आएगा ना उस हिसाब से इक्विटी कंपोनेंट में चेंज होगा, और रिस्क फ्री सिक्योरिटीज़ में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि उसका बीटा कितना है, 0। तो अभी देखो कि मार्केट में ज़्यादा से मैक्सिमम डिक्लाइन कितना आ सकता था, इतना। अभी जब वो इन्वेस्ट करना चाहिए तब मार्केट इस पॉइंट पे है, और मैक्सिमम 1 महीने बाद इस पॉइंट पे रहने की संभावना है कि ज़्यादा ज़्यादा इतना ही गिरेगा। तो यानी परसेंटेज में देख लो कितना गिरेगा, 10% गिरेगा। यानी अगर वो 3 लाख रुपए लगाती है और इसी अकॉर्डिंग गिर जाता है, यानी 10% गिर जाता है, तो उसको कितनी वैल्यू मिलेगी, उसको मिलेगी 2,70,000, ठीक है। क्योंकि 3 लाख का सिर्फ 90% ही तो उसको मिलेगा, 10% तो डूब जाएगा, तो उसको कितना मिलेगा, 2,70,000, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं फ्लोर वैल्यू, यानी मिनिमम अमाउंट जितना कि उसको चाहिए ही चाहिए। जैसे उसने सीए वाले को दिया 3 लाख रुपए, बोला कि देख भैया ज़्यादा से ज़्यादा 10% निफ्टी गिर सकता है, मतलब मेरे को कम से कम तो तू 2,70,000 रुपये मेरे को देगा ही देगा महीने के एंड में, तो उसे कहते हैं फ्लोर वैल्यू। अब अगर वो कह रही है कि 2,70,000 मेरे को चाहिए ही चाहिए, तो मतलब भैया इसमें रिस्क लेना नहीं चाहिए 2070, तो 2,70,000 जो भी है इसको आप किस में इन्वेस्ट करोगे, रिस्क फ्री वाले में एसेट में इन्वेस्ट कर दोगे, क्योंकि रिस्क फ्री एसेट में तो कुछ गिरता है नहीं, रिस्क की तो बात ही नहीं है। बाकी जो बचे 30,000 उसके साथ आप कर सकते हो, मतलब उसमें आपको फ्रीडम है, उसके साथ आप जो भी एक्सपेरिमेंट करना चाहो कर लो, उसके साथ रिस्क ले सकते हो, ठीक है। तो फ्लोर वैल्यू क्या होती है, वो अमाउंट जो कि हम रिस्क फ्री एसेट में डालते हैं। तो हमने इधर कितना डाला है, 2,70,000 रुपये रिस्क फ्री में डाल दिया, क्योंकि वो कह रही है कि मेरे को इतना तो चाहिए ही चाहिए। और फिर तो इन्वेस्टमेंट में इक्विटी में कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, अब 3 लाख में से 2,70,000 तो हमने उसमें डाल दिया, रिस्क फ्री एसेट में डाल दिया, बच्चे 30,000। तो 30,000 का हम क्या करेंगे, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, है ना। देखो 30,000 कितने रिस्क एसेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, रिस्क फ्री में कितना कर दिया, तो रिस्क में कितना करेंगे 30,000, यानी इक्विटी में हम कितना कर सकते हैं 30,000। बट सीए बनने का फ़ायदा क्या हुआ, फिर ये काम तो कोई भी कर ले। सीए बनने का मेन काम क्या होता है, जो मल्टीप्लायर होता है, इस मल्टीप्लायर को डिसाइड करना होता है, ठीक है। अब देखो इतना ज़्यादा से ज़्यादा ये गिरेगा, अगर ज़्यादा से ज़्यादा वो इतना गिरेगा, मतलब ये थोड़ी कि गिर ही जाएगा, इतना थोड़ी गिरेगा, 1%, 2%, 3%, तो बहुत बुरी किस्मत हुई तब इतना गिरेगा ना। तो मतलब आप ये ज़्यादा 30,000 से ज़्यादा मतलब आप रिस्क में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि डूबना कितना ज़्यादा ज़्यादा इतना डूबना, बस इतना थोड़ी डूब जाएगा, प्रॉफिट तो कमा के देना। तो मतलब अब जो भी इन्वेस्टमेंट इन रिस्क के साथ जो भी आपका निकल के आता है उसको आप मल्टीप्लायर से इंटू कर दो, तो 2, यानी इन्वेस्टमेंट हम इक्विटी में कितना कर सकते हो, 60,000 का, ठीक है। 60,000 का इन्वेस्टमेंट, अगर 60,000 का इन्वेस्टमेंट अगर हम करेंगे तो ठीक है, और बाकी किस में डालेंगे, 3 लाख में से 60,000 हमने इक्विटी में इन्वेस्ट किया, तो बाकी कितने 2,40,000 बचे, ये हम किस में करेंगे, रिस्क फ्री सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर देंगे। अब 10 दिन के बाद, 10 दिन की क्या बाद होता है, निफ्टी जो है वो 5326 से 5122.96 पर जाता है, नहीं गिर जाता है, ठीक है। तो 10 दिन बाद इक्विटी की वैल्यू कितनी होगी, देखो जब हमने 60,000 रुपये लगाए थे तो उस समय निफ्टी की वैल्यू इतनी थी, ठीक है,
तो जब निफ्टी की वैल्यू इतनी थी तब हमारी इक्विटी शेयर की वैल्यू इतनी थी। अब निफ्टी की वैल्यू इतनी हो गई है, इतने से इतनी हो गई, तो हमारी इक्विटी की वैल्यू कितनी रही? 57,713। यानी देखो गिर गई कि पहले 60,000 से कितनी गिर गई? 57,713 पे गिर गई। और रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी रही? रिस्क फ्री में तो कुछ उसमें तो वैल्यू ना बढ़ना है ना गिरना है, तो उसकी तो वैसे 2,40,000 की, तो 2,40,000 रुपये बची। यानी इसकी टोटल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी होगी? 297,713 हो गई। ठीक है, अब ये इसके टोटल पोर्टफोलियो का मतलब वैल्यू हो गया। अब ये क्या करेगी? रीबैलेंस करेगी अपने पोर्टफोलियो को। तो ठीक है, इसको पोर्टफोलियो का अमाउंट कितना है टोटल? 297,713 है। इसमें से कम 2,70,000 तो उसको चाहिए ही चाहिए। यानी कितना अमाउंट बचा? जितना भी अमाउंट बचा ये हम इसमें किसमें इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इतना अमाउंट तो जरूर है, थोड़ा डूब जाएगा ये दो, इसलिए हम तो मतलब कितना इन्वेस्ट करना चाहिए? तो हमने सोचा कि जितने भी इन्वेस्ट करेंगे वो टोटल अमाउंट का 2 का मल्टीपल होगा। तो इसका 2 से इंटू कर दो तो आंसर आया 55,426। तो 55,426 हम किस में इन्वेस्ट करेंगे? इक्विटी में। तो हमने इक्विटी में इन्वेस्ट किया और इतने में से इतना हमने इक्विटी में इन्वेस्ट कर दिया और बाकी बैलेंसिंग फिगर 242, 287 किस में इन्वेस्ट किया? रिस्क फ्री सिक्योरिटीज में हमने इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये देखो ये वाली फिगर देखो, पोर्टफोलियो का टोटल वैल्यू तो उतना ही है, बट हमने इसका प्रोपोर्शन देखो चेंज कर दिया है ना। पहले वैल्यू थी इक्विटी में 57,713, अब हमने 55,426 कर दिया। यानी हमने इक्विटी में क्या किया? इन्वेस्टमेंट हमने कम करी और रिस्क फ्री में हमने इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया। ठीक है, अब 10 दिन बाद फिर से चेंज होगा। इक्विटी अब 5539 पे पहुंच गई, यानी बढ़ गई काफ़ी ज़्यादा। जो जब हमने इन्वेस्ट किया था तो उसमें 5326 थी, अब उससे भी ज़्यादा बढ़ गई है। निफ्टी का पॉइंट 5539 पे पहुंच गया है। तो हमारी इक्विटी की वैल्यू क्या हुई होगी? तो देखो 10 दिन पहले तक तो हमारी इक्विटी की वैल्यू कितनी थी? 5546, जब निफ्टी की वैल्यू इतनी थी। अब निफ्टी की वैल्यू इतनी हो गई तो हमारी इक्विटी की वैल्यू कितनी होगी? 59,928 हो गई है। ठीक है, और रिस्क फ्री जो है वो तो उतना का उतना अमाउंट ही रहेगा। तो टोटल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी, टोटल पोर्टफोलियो कितनी की वैल्यू कितनी होगी? 302,215 हो गई है। अब हम दोबारा से डिसाइड करेंगे, यानी हर जब भी निफ्टी में चेंज होता है तब हम क्या डिसाइड करते हैं कि हमें कितना इन्वेस्ट करना है। तो अब हम दोबारा से डिसाइड करेंगे कि हमें अब इक्विटी में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। तो पोर्टफोलियो की वैल्यू इतनी हो गई है, कम से कम 2,70,000 रुपये हमें देने ही है। यानी जो भी डिफरेंस बचेगा उसको 2 से इंटू कर दो, यानी इतना अमाउंट हम इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हमने वही किया, तो आंसर 64,430 आया। तो 64,430 हमने इक्विटी में इन्वेस्ट किया। फिर इस टोटल में से जो वैल्यू में से इतना हमने इक्विटी में किया, तो बैलेंसिंग फिगर किस में कर दिया? रिस्क फ्री एसेट में कर दिया। देखो है ना, बैलेंसिंग फिगर रिस्क फ्री एसेट में हमने कर दिया। तो देखो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू या पोर्टफोलियो की वैल्यू चेंज थोड़ी हुई है, बस हमने कंपोजिशन चेंज किया है। और क्या किया हमने? 59 वैल्यू इक्विटी थी उसमें हमने क्या किया? और हमने डाल दिया, और रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट में से पैसा उठा करके डाला, क्योंकि रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट हमारी कम हो रही है, इक्विटी बढ़ रही है। तो हमने कितना पैसा कम डाला? यहाँ से उठा करके यहाँ डाला 4,502 रुपये हमने रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट से उठा करके इक्विटी वाले में डाला है। तो इस तरीके से हमें जो है पोर्टफोलियो को हर चीज़ पे रीबैलेंस करना होता है। तो रीबैलेंस में हमारा मेन क्या होता है? मेन हमें ये डिटरमाइन करना है कि हमें इक्विटी में हमें जो उसने बोला है कि मेरे को कम से कम इतना चाहिए, उस हिसाब से हम इक्विटी का अमाउंट निकाल लेते हैं। फिर इसको जो भी मल्टीप्लायर होता है उससे उसको जो भी मल्टीप्लायर होगा उससे इंटू कर देंगे, तो जो टोटल इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे वो अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो वो अमाउंट इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे, फिर टोटल इन्वेस्टमेंट में से वो उतना अमाउंट इक्विटी में इन्वेस्ट किया, तो बाकी कितना कहाँ पे जाता है? रिस्क फ्री एसेट में जाता है। देखो बाकी सब रिस्क फ्री एसेट में गया हुआ है ना। इस तरीके से करेंगे।